हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टॉपिक मेट्रिक स्पेसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, यानी मेट्रिक स्पेस क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। फॉर दिस सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट X be any non-empty set। X आपके पास कोई भी non-empty set है and D is a function from X cross X to R। अब ये क्या है? D एक फंक्शन है X क्रॉस X से R। इसका मतलब D एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन D की ये जो डोमेन है वो क्या है, x क्रॉस x। अब ये x क्रॉस x क्या होता है, आप सब ने अपने प्रीवियस क्लासेस में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़े हुए हैं, a क्रॉस b करके। अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों तो a क्रॉस b क्या डिफाइंड होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जहाँ a का है और b का है। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट को क्या बोलते हैं, a क्रॉस b। हमारे पास यहाँ पर वो सेट क्या है, x क्रॉस x। x क्रॉस x का मतलब यहाँ वो सारे पेयर्स आएंगे जिसमें x और y दोनों कहाँ से हैं, x से हैं। यानी d किस पर अप्लाई होगा, एक पेयर पर, और आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर। तो x एक नॉन एम्प्टी सेट है, d एक फंक्शन है x क्रॉस x से लेके r तक। अगर ये फंक्शन चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ले, चार प्रॉपर्टीज, वो चार प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। इसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई दो एलिमेंट्स x से लो, और x क्रॉस x में कब जाएगा वो, जब हम पेयर में लेंगे। तो x कॉमा y, कोई भी पेयर x और y कहाँ से उठाए, x से, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है वो कहाँ जा रहा है, x क्रॉस x में। और जब उस पर d अप्लाई होगा जो कि एक रियल नंबर आएगा, वो होना कैसा चाहिए, नॉन नेगेटिव। या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, कभी भी नेगेटिव ना आए। इस कंडीशन को हम नॉन नेगेटिविटी भी कहते हैं, नॉन नेगेटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को हम डबल साइडेड एरो से शो करते हैं। इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। इसका क्या मतलब है सेकेंड कंडीशन का, सेकेंड कंडीशन कहती है कि अगर d ऑफ किसी पेयर पर हम d अप्लाई करें और वो 0 आ रही है वैल्यू, तो ये इंप्लाई करेगा कि वो पेयर के दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। और अगर पेयर के दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो ये इंप्लाई करे कि d जब उस पेयर पर अप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इस कंडीशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। थर्ड कंडीशन इज d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप एक पेयर ले रहे हो x, y और d कैलकुलेट कर रहे हो, या उस पेयर का ऑर्डर रिवर्स करते हो, y, x और d कैलकुलेट करते हो, तो दोनों केसेस में वैल्यू इक्वल आएगी। और ये किसके लिए, हर पेयर के लिए। इसलिए मैंने इसको कैसे लिखा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री। एंड लास्ट कंडीशन इज कि d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू x। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं x, y, z, 3 पॉइंट्स हैं x के, और आप x, y के ऊपर d अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो आएगा वो छोटा आएगा अगर x और z पर अप्लाई करो, प्लस z और y पर d अप्लाई करो। इन वैल्यू से आना तो इन तीनों ने रियल नंबर्स हैं, लेकिन d ऑफ एक्स वाई छोटा आएगा d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। और ये कुछ वही है जैसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्या लिया था हमने, हम मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन कर रहे हैं। x एक नॉन एम्प्टी सेट है, d एक फंक्शन है x क्रॉस x से लेके r तक। d क्या है, एक फंक्शन है,
कैसा फंक्शन? रियल वैल्यूड, और उसकी डोमेन क्या है? x क्रॉस x। यानी इसमें पेयर्स आएंगे जिस पेयर के दोनों एलिमेंट्स किसके हैं? x के। अगर d ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, पहली प्रॉपर्टी d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। सेकेंड, d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y. Third, d of xy is equal to d of yx for all xy belonging to x. And last, d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy for all xyz belonging to x. Then, जो ये d metric था, then d is said to be a metric on x. अगर d जो कि एक फंक्शन था x क्रॉस x पर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो इस d को हम क्या बोलेंगे कि ये मेट्रिक है x पर, एंड ये जो हमारे पास पेयर है x कॉमा d, दिस इज कॉल्ड अ मेट्रिक स्पेस। इस पेयर को हम क्या कहते हैं? मेट्रिक स्पेस। ना अकेला d मेट्रिक स्पेस बना सकता है ना x, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उस पर एक फंक्शन होना चाहिए जो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करे और मेट्रिक बन जाए, तब इस पेयर को क्या कहा जाता है? मेट्रिक स्पेस। ये जो आपने d डिफाइन किया है, हम जब d कह रहे हैं x y, इसे हम सिंपल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि ये हमें दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। इन सिंपल सेंस हम ऐसे बोल सकते हैं d ऑफ एक्स वाई मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। और अगर मैं आपको डायग्राम से शो करूं, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है x, सारा कुछ कहाँ हो रहा है? इस रेक्टेंगल में। इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये नॉन एम्प्टी है तो एक एलिमेंट तो श्योर होगा। d क्या कर रहा है? d आपको ये बता रहा है कि इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे डिफाइंड है, और एक तरह से नहीं कई तरह से ये डिस्टेंस डिफाइन हो सकता है, इसलिए इसको मैंने अमेट्रिक लिखा है। और भी मेट्रिसेस इस पर डिफाइन हो सकती हैं। अगर ये डिस्टेंस जो भी हम डिफाइन करेंगे पॉइंट्स के बीच का, वो ये 4 प्रॉपर्टी कर लेता है सेटिस्फाई, तो d मेट्रिक बन जाता है x के ऊपर, और x कॉमा d को हम क्या कहते हैं? मेट्रिक स्पेस। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स मेट्रिक स्पेसिस के। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज, let x be an arbitrary non-empty set and d be a function from x cross x to r, be a function such that d of xy is equal to 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y. Show that xt is a metric space. यानी इस एग्जाम्पल में आपको x एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है। आर्बिट्री का मतलब कि x के एलिमेंट्स हो सकता है रियल नंबर्स हों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, हो सकता है x के मेंबर्स सीक्वेंसेस हों, हो सकता है x के मेंबर्स कोई फंक्शंस हो, यानी x एक आर्बिट्री सेट है। बस क्या गिवन है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। d अगेन एक फंक्शन है x क्रॉस x से लेके r तक, लेकिन कैसा फंक्शन है? इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि d कैसे डिफाइंड है। d आपको डिफाइन किया हुआ है कि x और y, जिसको मैंने कहा हम आसानी के लिए डिस्टेंस बोलेंगे, d ऑफ एक्स वाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 0 है अगर तो x और y इक्वल है, और 1 है अगर x इज नॉट इक्वल टू y। तो स्टार्ट करते हैं। हमें x, d को मेट्रिक स्पेस दिखाना है। x, d मेट्रिक स्पेस तब बनेगा जब ये d x के ऊपर क्या प्रूफ होगी? मेट्रिक। और d को x के ऊपर मेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? वही 4 कंडीशन, जिसमें से पहली कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी की। स्टार्ट करते हैं। सो फॉर फर्स्ट कंडीशन, d ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन देखिए। क्लियरली आपको बाय डेफिनेशन ऑफ d जो आपको गिवन है, वो कह रहे हैं d ऐसे डिफाइंड है, d ऑफ एक्स वाई is greater than equal to 0 for all x y belonging to x। अगर तो x और y बराबर हैं तो वैल्यू 0 आ रही है, और अगर x और y बराबर नहीं है तो वैल्यू 1 आ रही है। तो दोनों केसेस में फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x, d ऑफ एक्स वाई कैसा आ रहा है? नॉन नेगेटिव, या 0 और 1 आ रहा है तो वो ग्रेटर देन 0 है। तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू है। सेकेंड कंडीशन, फॉर सेकेंड कंडीशन में आपने क्या दिखाना है कि अगर d ऑफ एक्स वाई 0 है तो एक्स वाई के इक्वल, और अगर एक्स वाई के इक्वल है तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू y, मैंने x और y को क्या ले लिया? इक्वल। देन बाय डेफिनेशन ऑफ d की डेफिनेशन जो आपको गिवन है वो क्या कहती है?
डी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, एक्स और वाई इक्वल है तो डी ऑफ एक्स वाई क्या आ रहा है, 0। एंड देयरफॉर अगर एक्स वाई के इक्वल हमने लिया था तो हमारे पास आ गया डी ऑफ एक्स वाई 0। तो एक तरफ की तो कंडीशन आपके पास आ चुकी है। अब क्या सपोज करते हैं, नाउ लेट डी ऑफ एक्स वाई को 0 ले लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि x और y के बीच का डिस्टेंस है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। कैसे, बिकॉज फॉर x नॉट इक्वल टू y, मैं कह रही हूँ कि x y के इक्वल है क्योंकि x अगर y के इक्वल नहीं है तो ये इम्प्लाई करता है कि x y का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1, और वो तो फॉल्स है, x और y के बीच का डिस्टेंस क्या, 0। इसका मतलब d ऑफ एक्स वाई अगर मैं 0 लेती हूँ तो x y के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। तो हमारा सेकेंड साइड का भी रिजल्ट आ गया। इन दोनों को आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये होगी आपकी सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है, हमने कंसिडर किए 2 पॉइंट्स, लेट x, y बिलोंगिंग टू x। अब 2 बातें हो सकती हैं, आपके पास 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2। 2 बातें क्या हो सकती हैं, अगर तो x और y इक्वल हैं, अगर x और y इक्वल हैं तो d ऑफ एक्स वाई क्या होगा इस डेफिनेशन से, 0, एंड d ऑफ वाई एक्स क्या होगा इसी डेफिनेशन से, y और x इक्वल हैं, अगर मैं y की जगह x लिख दूँ, x की जगह y, तो भी 0 आएगा। और सेकेंड केस, अगर x और y जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं वो इक्वल नहीं है तो d ऑफ एक्स वाई कितना आएगा, 1, एंड d ऑफ वाई एक्स क्या आएगा, वो भी 1, क्योंकि यहाँ हमारे पास चॉइस ही नहीं है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है, d दोनों बराबर हैं x और y तो उनके बीच का डिस्टेंस 0, चाहे आप एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स, और x अगर y के इक्वल नहीं है तो d ऑफ एक्स वाई लिखो या d ऑफ वाई एक्स, हमेशा क्या आएगा, 1। तो यहाँ डिस्टेंसेस 2 डिफाइंड है, इसलिए हमारे पास दोनों केसेस में d ऑफ एक्स वाई किसके बराबर आ रहा है, d ऑफ वाई एक्स। अगर एक 0 आ रहा है तो दूसरा 0, अगर पहला 0 आ रहा है तो पहला 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 आ रहा है। नाउ लास्ट कंडीशन जिसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं, उस केस में हमने क्या करना है, हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, लेट x, y, z बिलोंगिंग टू x, एंड वी प्रूव, हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। ये प्रूव करना है हमने किन्हीं 3 पॉइंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास इसमें 5 केसेस बन सकते हैं। कैसे, जो फर्स्ट केस है वो कहता है कि सपोज कर लेते हैं कि तीनों इक्वल हैं। आपने जो 3 पॉइंट्स उठाए वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, इक्वल। सेकेंड केस हम ले लेते हैं कि x और y तो इक्वल हैं लेकिन दोनों ही z के इक्वल नहीं हैं। थर्ड केस ले लेते हैं कि x और y इक्वल नहीं हैं लेकिन y और z इक्वल हैं। फोर्थ केस ले लेते हैं, यहाँ x और y इक्वल थे, यहाँ y और z, यहाँ x और z को इक्वल कर देते हैं और किसके इक्वल नहीं है, y के। x और y यहाँ इक्वल हो गए, y और z यहाँ x और z, तो सारे पॉसिबल केसेस हो गए। और लास्ट केस कि तीनों ही इक्वल नहीं है। यही पॉसिबल केसेस हैं। अब इन 5 केसेस में मैं 3 चीज़ें कैलकुलेट करती हूँ जो मुझे चाहिए इसे। एक तो d ऑफ एक्स वाई क्या होगा, d ऑफ एक्स जेड क्या होगा और d ऑफ जेड वाई क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, x, y और z तीनों इक्वल हैं। जब भी पॉइंट्स इक्वल होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस 0, तो d ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, 0। y और z भी इक्वल हैं तो 0, d ऑफ एक्स जेड भी 0। x y के इक्वल है तो d ऑफ एक्स वाई तो 0, लेकिन y और z इक्वल नहीं है तो y और z के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1। y और z का है या z और y का है, क्योंकि हम सिमेट्री प्रॉपर्टी कर चुके हैं। और x और z भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो डिस्टेंस भी क्या हो गया, 1। थर्ड केस, यहाँ y और z इक्वल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस 0, ना तो x y के इक्वल है ना ही y z के इक्वल है, तो ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस 1 और ये भी डिस्टेंस 1। y और z इक्वल थे तो ये डिस्टेंस 0, ना x y के बराबर है ना x z के, तो ये डिस्टेंस क्या हो गए, 1 डेफिनेशन से। x और z इक्वल हैं, x और z इक्वल हैं तो ये डिस्टेंस 0, ना तो x y के इक्वल है ना z y के इक्वल है,
तो ये डिस्टेंस भी 1 और ये डिस्टेंस भी 1 एंड लास्ट तीनों ही अनइक्वल हैं, तो तीनों के बीच के डिस्टेंस क्या हो गए 1। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 0 + 0, 1 + 1, 1 + 0, 0 + 1 और 1 + 1। 0 0 + 0 के इक्वल है, 1 + 1 बड़ा है किससे 0 से, 1 + 0 1 के बराबर है, 0 + 1 1 के बराबर है और 1 + 1 2 है, वो बड़ा है किससे 1 से। तो हर केस में ये क्या है d of x y, ये d of x z और d of z y। इसका मतलब हर केस में d of x y या तो छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है इनके सम से। तो d of x y इज लेस देन इक्वल टू d of x z प्लस d of z y फॉर ऑल x y z बिलोंगिंग टू x। ये होगी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी होते ही आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर D is a metric on X and X, D is a metric space। और ये जो स्पेशल स्पेस जिसमें X आर्बिट्री सेट है और D इस तरह से डिफाइंड है, 0 फंक्शन 0 और 1 वाला, इस स्पेस को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखना है, डिस्क्रीट स्पेस। जब भी डिस्क्रीट स्पेस या डिस्क्रीट मेट्रिक लिखा है मतलब 0 1 वाली मेट्रिक है। नाउ एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। सो योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेट x इज इक्वल टू r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड d r is a function from r cross r to r defined as d of xy is equal to mod of x minus y for all xy belonging to r, show that xt is a metric space। यानी आपको इस एग्जाम्पल में जो आपका नॉन एम्प्टी सेट हम लेते हैं वो क्या है r। हर क्वेश्चन में जिसमें भी आपने मेट्रिक स्पेस प्रूव करना है हमेशा क्या होगा, आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा और एक फंक्शन दिया होगा जिस पर आपने वो 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो इस क्वेश्चन में x क्या है आपके पास r, रियल नंबर्स का सेट, और d क्या है, जैसे x क्रॉस x से r होता था, यहाँ x की वैल्यू r है तो हमने ऐसे लिख लिया। यानी जिस पेयर पर वो डिफाइंड है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। और कैसे डिफाइंड है कि जब भी आप किसी पेयर पर d अप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, उसका मॉडुलस डिस्टेंस। जैसे आप आज तक करते हो, आप कहते हो 7 और 5 के बीच में डिस्टेंस 2 है, रियल नंबर्स है ना, 7 - 5 2, 16 और 10 के बीच में डिस्टेंस 6 है। तो जैसे हम निकालते हैं मॉडुलस जो हमें ऑलरेडी पता है, तो हमने इसको d डिफाइन किया। अब आपने प्रूव करना है कि ये d इस r या x कुछ भी कह सकते हैं, x, d x पर क्या है मीट्रिक और x, d क्या बन जाएंगे मीट्रिक स्पेस। तो आपने ये शो करना है। इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहले d of x y आपको बाय डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, आप यहाँ लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ d, ये गिवन है आपको। और ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है, नॉन नेगेटिव, x और y कुछ भी हो, x और y कुछ भी हो, मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो पहली कंडीशन होगी आपकी d of x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू x। सेकेंड कंडीशन, d of x y को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब d of x y का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये वाला रिजल्ट आप बोथ वेज एक ही स्टेप में कर सकते हो, यानी d of x y 0 है तो मॉड ऑफ x माइनस वाई 0, और अगर मॉड ऑफ x माइनस वाई 0 है तो d of x y 0। ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, ये आपको डेफिनेशन दी हुई है इससे, जो स्टेटमेंट में मेंशन है। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी चीज़ का अगर मॉड 0 है तो वो चीज़ ही 0 होगी, और अगर x माइनस वाई 0 है, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय x इज इक्वल टू वाई। यही तो आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आपने x y आर्बिट्री लिए थे, देयरफॉर d of x y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, और ये किसके लिए है, किन्हीं भी x y के लिए। थर्ड, d of x y is equal to mod of x minus y, again by definition of d। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन y माइनस x ले सकते हो, माइनस कॉमन। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ जो भी रियल नंबर हो बाहर उसको आप अलग कर सकते हो। जैसे आपके पास मॉड ऑफ ए बी है, आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ये क्या बनेगा, -1 का मॉड इंटू मॉड ऑफ y माइनस एक्स।
-1 का मॉड क्या हो गया 1, तो आपके पास सिर्फ क्या रह गया मॉड ऑफ y माइनस एक्स, और बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा d ऑफ वाई एक्स। तो d ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया d ऑफ वाई एक्स के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। ये होगी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं x से। यहाँ वो पॉइंट्स क्या हैं 3 रियल नंबर्स, और हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, जिसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो d ऑफ एक्स वाई इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं इस साइड से। d ऑफ एक्स वाई बाई डेफिनेशन क्या होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो बाई डेफिनेशन ऑफ d। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी डेफिनेशन लगे। अब किसी भी रियल नंबर में आप एक नंबर z, आपने एक नंबर उठाया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मॉडुलस की आपको आती है रियल नंबर्स पर, वो लगा दी हमने। तो बाय डेफिनेशन ये क्या बन गया d ऑफ एक्स जेड, और ये क्या बन गया d ऑफ जेड वाई। तो d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू x। यही आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। एंड देयरफॉर d is a metric on x and x comma d is a metric space। ये जो स्पेस है हमने जिसको प्रूव किया, जिसमें ये डिस्टेंस इस तरह से डिफाइंड है, इस स्पेस को, ये स्पेशल स्पेस है, इसको आप यूजुअल मीट्रिक स्पेस भी कहते हो। जैसे हमने पिछले का नाम रखा डिस्क्रीट, इसका क्या नाम है यूजुअल मीट्रिक स्पेस। सिमिलरली अगर यहाँ पर x आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट दिया हो और d सेम फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हो, किस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि d ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का डिस्टेंस मॉडुलस से डिफाइन किया हुआ हो, तो सेम प्रॉपर्टीज आप इसके पैरेलल करके उस स्पेस को भी क्या प्रूव कर सकते हो आप, मीट्रिक स्पेस।